नमस्कार स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को नमस्कार इसलिए क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आगे ले जाने की ज़िम्मेवारी हमेशा स्टूडेंट्स की होती है। अभी तक आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। बेसिकली 10th क्लास के बच्चे इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, सभी गार्जियन, सभी माँ-बाप, सभी टीचर्स के लिए है, ताकि वो समझें कि सब्जेक्ट सिर्फ़ उसके टेक्स्ट पढ़ के और 4 सैंपल पेपर करके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आने का नाम नहीं है। सब्जेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब उस सब्जेक्ट में आपकी क्यूरियोसिटी होगी, उस सब्जेक्ट का हिस्ट्री आप समझेंगे, उस सब्जेक्ट का क्या फ्यूचर है ये समझेंगे। आजकल के एजुकेशन सिस्टम से मुझे बहुत ही ज़्यादा शिकायतें हैं क्योंकि अब पढ़ने वाले सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले सिर्फ प्रोफेशनली जो ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट है उसको डिलीवर कर देते हैं क्योंकि उनका ये पैटर्न होता है कि मार्क्स अच्छे लाएँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने स्टूडेंट्स को नमस्कार किया है, इसलिए किया क्योंकि जो सब्जेक्ट जहाँ तक ग्रोथ हो चुका है, उस सब्जेक्ट को उससे आगे ले जाने की ज़िम्मेवारी अगले जनरेशन की या अगले स्टूडेंट्स की होती है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री मैं 99% श्योर हूँ कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए डिलीवर करके लाया हूँ, आपका जो नज़रिया है ट्रिग्नोमेट्री को देखने का, वो मैं बिल्कुल बदल दूँगा। आपका जो इंटरेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे भले वो मार्क्स बेसिस इंटरेस्ट हो, लेकिन उस इंटरेस्ट को भी मैं खत्म करके आपको एक नए सिरे से, एक नए इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट की गहराई तक ले जाऊँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सिर्फ़ सब्जेक्ट को 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए नहीं पढ़ लें। आपको वो बनना है कि इस सब्जेक्ट को वो जहाँ जिस स्तर पे अभी है, उससे भी ऊपर ले कैसे जाएँ। इसको समझने के लिए आपको सब्जेक्ट के रूट को समझना पड़ेगा कि आखिर सब्जेक्ट का ग्रोथ कैसे हुआ। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा के डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने का नहीं है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ इस मॉडर्न साइंस में बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ स्लाइडों से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका रीच आप कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आखिर हमारे पुराने लोगों ने इतनी मेहनत करी इसलिए आज हम एक नए युग में जी रहे हैं। और आज अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि दुनिया को एक नया भविष्य, नई टेक्नोलॉजी दे। तो 10th क्लास में हैं आप अभी, इसका मतलब यही कि अपना फ्यूचर देखें, कल हो के आप इंजीनियरिंग बनेंगे, साइंस में जाएँगे, एआई में कुछ करेंगे, कुछ न कुछ किसी फील्ड में जाके करेंगे। तो आपके अंदर एक सबसे पहले समझदारी ये होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को आप तक पहुँचाने में हज़ारों लोगों ने बहुत मेहनत की है और उनका मेहनत से बहुत सारा ऐसा रिज़ल्ट आया है, जिस रिज़ल्ट से आप एक अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। आज हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ने मॉडर्न साइंस को कैसे इफ़ेक्ट किया है और इस चीज़ को आप समझेंगे जब, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये सब्जेक्ट ग्रो कैसे हुआ, किन लोगों का योगदान पहले रहा और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका फ्यूचर और भी ज़्यादा बेहतर कैसे होने वाला है। तो चलिए चलते हैं कुछ पुरानी बातों की तरफ। तो स्टूडेंट्स आज आप जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट की क्या गरिमा है, क्या यूटिलिटी है, मैं उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। स्पेस से लेके मेडिकल साइंसेस तक एंड उससे भी आगे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त तरीके से हो जा रहा है और आप ज़रा सोच के देखिए आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आप इस सब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ पहुँचाने की काबिलियत रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेस की। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल पैरेलक्स मेथड से आज जो हम सन, मून के डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि हमसे कितनी दूरी पे हैं, वो डेफ़िनेटली जो इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही संभव हो पाया है। प्लेनेटरी मोशन है, किस स्पीड से कौन घूम रहा है, सैटेलाइट की ट्रैकिंग हो गई या नासा टाइप की स्पेस एजेंसीज में भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज पे ही कैलकुलेशंस आते हैं, जो हम आप मॉडर्न साइंस में इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो ब्रिज का डिजाइन, बिल्डिंग का डिजाइन, हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन ये तो आने वाले क्लास में ही आप देख लेंगे। रोड डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस हो गया, इन सब में आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन और एविएशन में तो ट्रिग्नोमेट्री का कितना ही इस्तेमाल किया जाता है, आप जैसे-जैसे सब्जेक्ट को डेप्थ में समझेंगे तब आपको डेफिनिटली समझ में आएगा। लैंडिंग एंगल
होना चाहिए, पानी के जहाज का शिपिंग नेविगेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का जो आधार है, वो ट्रिग्नोमेट्री है। आप सोचिए इतना इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड के टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक्स हैं, उसकी शुरुआत आपके इस चैप्टर से हो रही है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा कैसे? है ना? आगे देखें तो फिज़िक्स में आप स्टडी ऑफ वेव्स करें या प्रोजेक्टाइल मोशन कर लें, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन, ऑसिलेशंस, इन सब थ्योरीज़ के रूट में आपको कहीं न कहीं ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिक्स की बात करें तो आजकल एनिमेशन, गेमिंग, रोबोटिक, वर्चुअल रियलिटी सब कुछ कहीं न कहीं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। जैसे-जैसे इस सब्जेक्ट को आप डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आपको उसकी वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू पता होगी तब ही आप इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस और इंटरेस्ट के साथ कर पाएँगे। मैं कभी नहीं चाहता कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें, 2-4 फ़ॉर्मूला, 2-4 इक्वेशंस एंड 2-4 सैंपल सॉल्व कर लें और एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 ले आएँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है? आप इसके प्रॉस्पेरिटी को समझेंगे तो डेफ़िनेटली आप सब्जेक्ट के लिए कुछ कर पाएँगे। तो ज़ीरो फ़ियर मैथ के स्टूडेंट से मेरा यही उम्मीद है कि वो सब्जेक्ट को देखने का नज़रिया बदलें और भारत को बहुत ही दूर लेके जाएँ। आगे हम बढ़ें तो मेडिकल साइंसेज़ में एमआरआई, सीटी स्कैन जो आपके रिपोर्ट्स आते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं या हार्ट बीट मॉनिटरिंग है, सबके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि स्पेस में, जीपीएस इंजीनियरिंग में, मेडिकल मशीन्स में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर जगह मोस्ट पावरफुल टूल है ये साइंस का ट्रिग्नोमेट्री। तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी इसके डेवलपमेंट की। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न मैथमेटिक्स, आखिर ट्रिग्नोमेट्री का क्या चल रहा है, कैसे-कैसे किन-किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, ये आप जानेंगे तो आपके सब्जेक्ट में और ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो सबसे पहले जो ट्रीगोन एंड मेट्रोस, ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब एंगल और मेट्रोन का मतलब उसको नापना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल ट्रायंगल से शुरू होता है, बेसिकली राइट एंगल से शुरू हो जाता है और हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट डिस्टेंस को नापते हैं, यही इसका मेन काम है। ठीक है? हम रिलेशन एक पढ़ते हैं कि भाई एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के और उनके साइड के बीच कैसा रिलेशन है और इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, नेविगेशन, इंजीनियरिंग के फील्ड में इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंशिएंट इजिप्ट एंड बेबीलोन ऑलमोस्ट 2000 बीसीई बिफोर क्राइस्ट करके कहें तो आज 4 साढ़े 4 साल पहले करीब-करीब इजिप्शियन ने पिरामिड का कंस्ट्रक्शन इसी की मदद से किया। उसके बाद अगर बात करें ग्रीक की कंट्रीब्यूशन को तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जान लें हिपरकस थे जिन्होंने जिनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक पदवी मिला हुआ है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा योगदान किया। इंडिया में आर्यभट्ट जो साइन आप कहते हैं, ज्या बोलते थे बेसिकली, आर्यभट्ट ने साइन को डेवलप किया, उसके बाद ब्रह्मगुप्त साहब ने और भी बहुत सारे फंक्शंस को ग्रो किया। आगे बात करें तो इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे अल बटानी, अल ख्वारिज़मी इनका भी टैंजेंट सेकंड को ग्रो करने में और साइन और कोसाइन के एग्ज़ैक्ट टेबल बनाने में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद फर्स्ट ट्रिक बुक लिखा गया था ट्रिग्नोमेट्री पे, वो बुक का नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। उसके बाद इन्हीं के बाद से फिर ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक स्पेशल ब्रांच अलग से डेवलप किया गया। मॉडर्न एप्लीकेशन आपको मैं बता ही चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, नेविगेशन एंड फिजिक्स में इनका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। तो टाइमलाइन समरी अगर देखें तो इजिप्ट से शुरुआत हुई, ग्रीस में गया, इंडिया में आया, इस्लामिक वर्ल्ड, फिर यूरोप और आज की इरा में कंटिन्यूअस ये एक पेज में ग्रो होता रहा है। तो ये जो 10 मिनट आपने इन्वेस्ट किए, इससे आपने सीखा कि इस सब्जेक्ट का ग्रोथ कैसे हुआ और बहुत आसानी से आप अब मैं क्लास को शुरू करने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसके रेशियोज़ क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको सब्जेक्ट में अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की जो शुरुआत हुई है सिंपल से एक ट्रायंगल से शुरू हुई। सोचिए एक छोटा-सा ट्रायंगल इतना ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा थ्योरम्स और इतने ज़्यादा फ़ॉर्मूला लेके आ गया कि आप बिल्कुल पूरी तरह से चौंक जाएँगे। तो चलिए अभी हम डिटेल बात ना करके सबसे पहले आपके बेसिक्स को क्लियर करते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसमें हमने करना क्या है? तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बात करते ही आपके सामने आता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ लिया है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या-क्या चीज़ें हैं बेसिकली। तो आप सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम रख दें, तो हम नाम रख देते हैं इस ट्रायंगल का ए, बी और सी। ये बड़ा-सा चैप्टर इतनी ही छोटी-सी चीज़ से इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें इतना ब ग्रोथ कर गया। ये सबसे पहले बेबीलोन में जब ये शुरुआत हो रहा होगा, उनको भी नहीं पता होगा कि आखिर कितना ग्रोथ हो गया। और आप ये बच्चे जो आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, कल हो के आप भी इस सब्जेक्ट में अगर कोई अच्छा ग्रोथ लेके आएँगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी सोच नहीं पाएँगी कि आखिर इतना ज़बरदस्त ग्रोथ आपने कैसे कर दिया। तो हमने जहाँ तक सीखा है, वो आपको सिखाता हूँ, बाकी की भागडोर आपके हाथ में होगी। इस बार सीबीएसई में मैंने क्या देखा कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स आ गए, स्टूडेंट नाराज़ हो गए कि सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन टफ कर दिया। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट को पढ़ रखा है अच्छी तरह से, तो सब्जेक्ट आपको कितना भी घुमा-फिरा के क्वेश्चन्स दे, आप डेफिनिटली उसका आंसर कर पाएँगे। नहीं तो फिर सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। क्या चाहिए आपको बस मार्क्स ला के एग्ज़ाम पास कर जाना है? इसके बाद आप आईआईटी में जाएँगे, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छूटेगा। तो हम आज ही क्यों ना इतने अच्छे से समझ लें कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई दिक्कत ना हो। आपको ऐसे वीडियो कोई नहीं लेके आया होगा। आप अगर इस वीडियो को जहाँ से भी देख पा रहे हैं, तो आप उन सभी बच्चों तक पहुँचाएँ, जो पढ़ाई में कल को अपना फ्यूचर बना के इस सब्जेक्ट में कुछ योगदान देना चाहते हैं। ओके? तो चलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक रूट से मैंने बताया कि एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड है, 3 एंगल्स हैं। अगर वो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो उसको हमने कहा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहा? राइट एंगल ट्रायंगल कह दिया। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब ट्रायंगल में क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल की 3 चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाइपोटेनस जो होता है, वो सबसे लॉन्गर साइड होता है, वो हमेशा हर एंगल के लिए कॉमन होता है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। 90% बच्चे बी और पी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आप पी और बी में कभी भी कन्फ्यूज़न ना रखें। तो सबसे पहला जो रट्टा मार लें आप कि हाइपोटेनस जो होता है सबसे लॉन्गर साइड होता है, सबसे बड़ा होता है और वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इन द सेंस कि किसी भी ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हमेशा कॉमन होगा, लेकिन आपका परपेंडिकुलर और बेस ये एंगल वाइज़ चेंज हो जाते हैं। ठीक है? फिर से रिमाइंड कराता हूँ, हाइपोटेनस सबसे बड़ा एंगल होता है, ये बदलेगा नहीं, लेकिन आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है। जब कैसे चेंज होता है, जैसे अगर बात करें ट्रायंगल की तो इसमें 3 एंगल हम कह सकते हैं। एक एंगल आपका ये रहा, एंगल ए, ये एंगल बी कह सकते हैं और एंगल सी कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम एंगल बी के लिए बात करें, ठीक है? एंगल बी के लिए बात करें, तो बेस जो होता है, वो सबसे पहले हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है, वो हाइपोटेनस होता है। तो 90 डिग्री के सामने जो एंगल हो गया ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है? उसके बाद जो इस एंगल का एडजेसेंट एंगल होता है, ये आपका बेस होता है। ये हो गया आपका बेस और जो 90 डिग्री से बना हुआ है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर। हिंदी के लिए बात करें तो इसको हम कहते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। इसके लिए ये हो गया, लेकिन इसी को अगर हम क्या करें कि एंगल बदल के और एंगल ए की बात करें। ध्यान देना है इस पे, इसी ध्यान पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे बेसिक चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको ध्यान से बिल्कुल नहीं निकालना है इस चीज़ को। अब बात कर रहे हैं हम एंगल ए की। एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या होगा? तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि हाइपोटेनस क्या है, हमेशा कॉमन होगा, तो हाइपोटेनस तो एच ही होगा। ठीक है? अब इसका
ये जो परपेंडिकुलर है इसको एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। यानी इस एंगल के लिए सबसे एडजेसेंट यानी नज़दीकी जो है, ये आपका ये नज़दीकी एडजेसेंट जो लाइन है, ये बेस बन जाती है। यानी आप इस एंगल की बात करें ए की, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पी आया था, ये एबी इसका बेस हो जाएगा और ये जो है अपोजिट टू एंगल, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है? क्लीन बना देता हूँ एक पिक्चर, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरह से एक ट्रायंगल ले लिया हमने। ए, बी, सी, इसमें ये आपका हाइपोटेनस था। ठीक है? अब एंगल ए की अगर हम बात करें तो इसके लिए बेस चेंज हो जाएगा और बेस आपका हो जाएगा ये एबी। यहाँ पे ये बेस हो गया। ठीक है? इसको हम कहेंगे बेस और इस जो बीसी को है इसको कह देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। एडजेसेंट लाइन, ये जो एंगल ए का एडजेसेंट लाइन है, ये तो आपका एच है ही है। ये जो एडजेसेंट लाइन है, ये आपका बेस हो गया और एंगल के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी में हम बात करें एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए फिर एच तो ये हो गया। अगर एंगल सी की बात करें तो ये जो है एडजेसेंट लाइन आपकी, ये बेस बन जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनस हमेशा एक ही रहता है बट बेस और परपेंडिकुलर एंगल वाइज बदलते रहते हैं। आप अलग-अलग ट्रायंगल में अपना कैलकुलेशन करके देखना, यूट्यूब, गूगल करके भी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हर एंगल के लिए बेस एंड परपेंडिकुलर वैरी करते रहते हैं। तो चलिए अब क्लास में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आए पाइथागोरस साहब। तो पाइथागोरस साहब ने एक रिलेशन बताया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये है आपका पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? ये एक याद रखने वाली बात है, ये कैसे बना मेरे कुछ और वीडियोज़ में आपको मिल जाएँगे। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। यानी इस कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? आप एक कागज़ से एक कैंची से काट के एक बनाते हैं ट्रायंगल, जिसका ये एंगल आप 90 डिग्री रखते हैं और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस इसका क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन्स आपने बचपन में सॉल्व किए होंगे। एक थ्योरम चूँकि जानते हैं कि एच स्क्वायर हमेशा होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है? तो एच स्क्वायर हमारा एच ही रहने देते हैं, पी स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया, ओके? अब एच स्क्वायर आएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 यानी 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो हमारा 5 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट हो, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से एग्जाम में आपको कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एच दे दिया जाएगा, पी दे दिया जाएगा, बोलेगा बी का वैल्यू ज्ञात करें। इसी तरह से कई क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम आप अगर रटने नहीं समझने की कोशिश करें, ये कैसे बना अगर पूछें आप मुझे, तो सबसे पहले क्या किया गया कि अलग-अलग ट्रायंगल बनाए गए अलग-अलग साइज के और एक रिलेशन जो बहुत ज्यादा शोध के बाद एक रिलेशन पता चला। पाइथागोरियन ने इसको बताया कि एक रिलेशन है ऐसा कि आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लें तो इस साइड और इस साइड का जब आप स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्या है? ट्रुथ है। ठीक है? एक ट्रुथ है, जैसे सर सूरज ईस्ट में उगता है उसी तरह से एक ट्रुथ है कि एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया इन तीनों साइड को, इस रिलेशंस को। अब चूंकि हर ट्रायंगल पे इसको टेस्ट करके पाया गया कि हर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आपको यही मिल रही है, हर राइट एंगल ट्रायंगल में यही प्रॉपर्टीज मिल रही है कि एच स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है? तो इसमें कोई शंका मत रखिए, आप इसको समझ लें, रट्टा मार लें या समझ लें, या फिर आपकी ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है, तो आप एक पेपर लें, ट्रायंगल लें, उसमें क्या करें आप अपने साइज़ से बनाएँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, स्केल लेके उसको नापें, नाप के स्क्वायर करके देखें क्या हर अलग-अलग साइज़ में आता है ये? तो आप करके देखें इसको, क्योंकि बिना किए आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप करें इसको। जब आप करेंगे तो आँख बंद करके आपको यही रिलेशन दुनिया के हर राइट एंगल ट्रायंगल में मिलने वाला है। इसी से क्या होता है कि ग्रोथ हुआ है इस चैप्टर का, है ना?
अब हम बात करते हैं कि आखिर हम पढ़ते क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, बहुत सारी चीज़ें, टैन थीटा, कॉट थीटा आता है। ठीक है, आता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि ये क्या है जो आता है। ठीक है, तो ट्रायंगल ले लिया हमने, सबसे पहले एक बार फिर से। चलिए पुराना ट्रायंगल एबीसी आपके स्क्रीन पे फिर आ गया। अब इस ट्रायंगल को हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें है ही क्या? 3 एंगल और 3 साइड, 3 एंगल्स एंड 3 साइड, इसके अलावा कुछ है क्या? ठीक है? इसके अलावा क्या है कि इन एंगल और साइड का जो रिश्ता है, उसी रिश्ते से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे देखें समझने की बात कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है? और एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है? और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इतनी लंबाई है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो यहाँ से आप अगर इस चीज़ का डिस्टेंस मान निकाल लें, इसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लें, तो अपने आप इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आएँगे आने वाले समय में, ठीक है? कि आखिर डिस हाइट एंड डिस्टेंस जो आप चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले समय में, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें आपको बेसिकली इन्हीं एंगल का इस्तेमाल करके, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना होता है। तो अब जैसे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें है क्या 3 साइड और 3 एंगल। इसको अगर P कह दें इसके लिए, इसको B कह दें, H कह दें, तो यहाँ से एक नया चीज़ ग्रोथ हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब हम पहुँचते हैं कहाँ तक? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है? अब रेशियो कैसे बना? तो इस तरह से ट्रायंगल है, ये आपका PBH, तो एक रेशियो अनुपात हम बना सकते हैं क्या कि हम चाहें तो इसको अलग-अलग पैटर्न से ले सकते हैं। पहला पैटर्न हो गया कि चलो P और B का रेशियो ले लें। चलिए ये पैटर्न सही है। सबसे पहले हमने क्या किया P/H का रेशियो ले लिया है, ठीक है? रेशियो कैसे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ये हम और समझाएँगे आपको। दूसरा रेशियो ले सकते हैं B/H, तीसरा रेशियो ले सकते हैं P/B, ठीक है? यानी इस साइड और इस साइड का रेशियो ले लिए, इस साइड और इस साइड का रेशियो ले लिए और इस साइड और इस साइड का रेशियो ले लिया। तो सारा मैजिक इसी में है कि हर रेशियो के बीच अपना एक रिश्ता होता है। तो रेशियो हम कितना बना सकते हैं? अगर देखें इसी का एक रेसिप्रोकल बना सकते हैं। B/H है, इसको H/B कर लिया और P/B है, इसको B/P कर दिया। तो यही 6 संभावनाएँ हैं, यही 6 रेशियो आप बना सकते हैं, इसके अलावा कोई रेशियो संभव नहीं है। तो इन्हीं रेशियो को डिफरेंट नाम दे दिया गया। यहाँ से शुरू होगा आपका कहानी, है ना? इन्हीं रेशियो को नाम दे दिया गया। सबसे पहले जो P/H बनाया गया, उसको रेशियो को बोल दिया गया साइन थीटा। अगर इस एंगल को थीटा ले लें हम, तो इस रेशियो को बोल दिया साइन थीटा। अब साइन थीटा इसको बोल दिया कॉस थीटा और इसको बोल दिया टैन थीटा। जैसे हमारे आपके नाम होते हैं, इन रेशियो का एक नाम हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है इसको क्योंकि आखिर सॉल्व करने के लिए कुछ तो नाम देना था, तभी तो आप समझेंगे। इस रेशियो का नाम दे दिया गया इस तरह से और ये जो रेशियो है, इसको नाम दे दिया साइन का चूँकि उल्टा है, इसको बोला गया कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट बोल दिया गया सेक थीटा और टैन थीटा का अपोजिट बोल दिया गया कॉट थीटा। ठीक है? इस तरह से बन गए रेशियो। ठीक है? अब एक चीज़ और आपको बता दूँ कि साइन थीटा का मतलब साइन इनटू थीटा नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। साइन 30 डिग्री अगर कोई लिख दिया इसका मतलब साइन इनटू 30 डिग्री नहीं होता है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या समझते हैं इसको? साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन या कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो क्या कहने का मतलब है कि साइन ऑफ एंगल थीटा यानी मान लीजिए यहाँ साइन हम लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, तो साइन ऑफ एंगल थीटा का मतलब होता है इस थीटा का P और H का रेशियो, ठीक है? साइन थीटा बोलते ही इस ट्रायंगल के P और H का रेशियो हो गया, उसको हमने साइन थीटा बोल दिया। अब बोलेंगे ये तो बहुत सारी चीजें आपने बोल दी, याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए एक बहुत प्यारा शॉर्टकट बताता हूँ, आप एक लाइन याद रखें, उस लाइन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सम, इसको लिख लें आप कहीं नोटबुक में नोट कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर
टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। आप इस स्टेटमेंट को रट्टा मार लें, इससे आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएगा। जैसे हमने बोला सम पीपल हैव, तो सम स्टैंड फॉर साइन थीटा, पीपल हैव बोला तो पी बाई एच कर लिया आपने, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर, यहाँ पे ध्यान देना है, कर्ली मतलब कॉस थीटा, ब्राउन हेयर बी बाई एच, ठीक है। टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली टी से होता है तो हमने ले लिया टेन थीटा, टेन थीटा लेते ही पुल्ड बैक पी बाई बी। देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक बोलते ही आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से याद हो गए, ठीक है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। सम पीपल हैव इतना याद रखना है, साइन खत्म। कर्ली ब्राउन हेयर याद रखना है तो कॉस बी बाई एच काम खत्म, और टेन पी बाई बी, ठीक है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो सम पीपल हैव साइन थीटा आ गया। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो हम पी बाई एच है तो इसका फॉर्मूला एच बाई पी लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं, यही है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कॉस थीटा का मतलब सी, ब्राउन हेयर बी बाई एच। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी एच बाई बी। अब इसको अपोजिट नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि अगर p बाई एच का रेशियो लेते हैं तो साइन बनता है, और h बाई p का रेशियो लेते हैं तो कॉसेक बन जाता है, इसलिए इसको अपोजिट बोल दिया, ठीक है। कॉस थीटा आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाते हैं टेन थीटा को, तो टाइटली पुल्ड बैक p बाई बी है तो टैप का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो इसको b बाई p कर लें। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम आगे बढ़े, अगर इस एंगल में ये हमने अगर ले लिया थीटा, ठीक है, तो इस एंगल के लिए पी क्या होगा, इस एंगल के लिए पी ये होगा और ये एच होगा, तो ये 3/4 ले लिया हमने, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर इसका नाप है, इसका 4 सेंटीमीटर नाप है, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अगर 4 बाई पी बाई एच, एच यानी 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, इस 4 को हम भूल जाते हैं फिलहाल। साइन थीटा हो गया आपका पी बाई एच यानी 4/5, तो ये एच निकालना होगा डेफिनेटली, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा एक ट्राइंगल के लिए, एक ट्राइंगल के लिए अलग अलग थीटा की क्या वैल्यू होती है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। इसको ले लिया हमने थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर अगर कह दिया गया आपको कि साइन थीटा है आपका 4/5, अब इसके क्या मायने हुए कि ये P है और ये H है, यानी इस ट्राइंगल की बात करें हम अगर, तो आपका परपेंडिकुलर, चूंकि साइन थीटा 4/5 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और साइन थीटा होता है P/H, तो P की जगह आप 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, और H की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रिश्ता है, अगर इन दोनों को रेशियो निकाल दिए तो साइन थीटा बन गया, और साइन थीटा बराबर 4/5 लिखा हुआ, इसका मतलब इसका P4 है और ये 5 सेंटीमीटर है, या रेशियो उसका ये है। इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ठीक है टेन थीटा निकालिए, साइन थीटा अगर दिए हुए ट्राइंगल के लिए 4/5 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। देखिए यहाँ से हमने कितनी आसानी से क्वेश्चंस तक पहुंच गए, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, है ना। तो सिंपल करना है कि साइन थीटा पी बाई एच है, टेन थीटा का फॉर्मूला याद करें, अरे टाइटली पुल्ड बैक, ओके, टेन थीटा पी बाई बी चाहिए, हमारे पास पी तो है यानी 4 तो मिल गया, लेकिन हमारे पास बी नहीं है, बी निकालना पड़ेगा। बी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर हमारा 4 दिया हुआ है, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दे, एच स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 हो गया, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, इतना तो आपको पता ही है। बी स्क्वायर की बात करें प्लस 16, यहाँ जाके -16 हो जाएगा,
बी स्क्वायर यहाँ 25 में से 16 जाएगा 9 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू अंडर रूट 3 करेंगे तो हमारा क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर मिल गया। यानी पी बाई एच से हमने पी और एच से बी का रेशियो निकाल लिया, तो हम इस ट्रायंगल के लिए कह सकते हैं कि बी हो गया 3 सेंटीमीटर, पी हो गया 4 सेंटीमीटर और एच हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ये ट्रिग्नोमेट्री के तीन साइड्स हमें मिल गए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब आप किसी भी थीटा को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब कोई पूछे साइन थीटा का वैल्यू बताइए जी, तो सम पीपुल हैव पी कितना था 4, एच कितना था 5, 4 बाई 5 हो गया। ठीक है जी, कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए, कोसेक थीटा कितना होगा? तो कोसेक थीटा का वैल्यू हमें पता है साइन इक्वल टू कोसेक होता है, एच बाई पी हो गया, जाहिर सा बात है 5/4 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का आपने अभी सीखा, कर्ली ब्राउन है तो सी बी बाई एच। बी कितना था इसमें? तो बी हमने निकाला था 3 सेंटीमीटर, एच हो गया 5 सेंटीमीटर, कॉस थीटा आ गया। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 या एच बाई बी लिखें तो बात वही की वही हो गई, है ना? अब टैन थीटा की बात करें हम अगर, तो टैन थीटा की बात करते हैं, तो टैन थीटा होता है पी बाई बी। तो पी हमारा 3 सेंटीमीटर आया था, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो टैन थीटा पी बाई बी आ गया। कॉट थीटा के लिए चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो 5/3 ये आ गया आपका कॉट थीटा। तो एक ट्रायंगल में आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सारे रेशियो को आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम चलें तो इसी रेशियो से कुछ नए थ्योरी भी डेवलप हो जाते हैं। कैसे ग्रोथ होता है ये देखिए। जैसे अगर हम बात करें कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल थीटा। ठीक है, ये कैसे हुआ? तो ये देखिए कैसे हुआ। मान लिए हम इसको tan थीटा को ही रहने दें, sin थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? सम पीपुल हैव, आपको याद होगा sin थीटा को क्या लिख देते थे? सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव। हमने क्या बात की अभी? साइन थीटा को क्या लिखते थे? पी बाई एच। ठीक है, और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? बी बाई एच। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड को इस टाइप से करें तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया? पी बाई बी आया, सिंपल। तो इसी रेशियो का आपस में क्या रिश्ता है कि आप देखें जैसे ही पी बाई बी आया तो टाइटली पुल्ड बैक, ये क्या आ गया? टेन थीटा आ गया। अब यहाँ से एक खामखा एक रेशियो बन गया, जिस रेशियो को हम कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहीं से ग्रोथ कैसे हुआ? अब कह सकते हैं हम कि sin थीटा को ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cos थीटा। यही सब काम करना है आपको आने वाले समय में, है ना? अब इसी तरह से अब cot थीटा की बात करें तो tan का उल्टा cot हुआ, cot थीटा का भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक cos थीटा बाई sin थीटा। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसी चीज से सब लिंक्ड है। एक और आप फॉर्मूला देखेंगे आने वाले समय में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उस ट्रायंगल के हिसाब से बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या था? पी बाई बी एच था, पी बाई एच का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा के लिए क्या रहेगा? बी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपको कोई दिक्कत है? सम पीपुल हैव साइन थीटा पी बाई एच, कर्ली ब्राउन है बी बाई एच। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें अगर हम, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना? अब आप चूंकि फ्रैक्शनल एडिशन जानते हैं, एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर बन जाए एच स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके क्या हो जाता है? एच स्क्वायर हो जाता है। आपने पहले ही आपको वीडियो में पढ़ा दिया। और नीचे का एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1। अब यहाँ से एक नया आपका रेशियो डेवलप हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई डरने की जरूरत नहीं इसको देख के, सॉरी, इसको देखने की जरूरत है ही नहीं। मैंने क्या किया? पी बाई एच प्लस बी बाई एच का स्क्वायर कर दिया, अपने आप एक आ गया।
या फिर आने वाले समय में आप वैल्यू पढ़ेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू जोड़ेंगे आप, आपको 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से एक और रेशियो यहाँ बन गया यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को घुमा फिरा के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो प्लस कॉस है तो इसको माइनस ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसके बदले ये लिख सकते हैं, ये दोनों के बदले ये लिख सकते हैं, या फिर इसको दूसरे साइड से लिखें अगर, कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा अगर चले कि कॉस को इधर रखें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। इस तरह से आपको जब गणित का सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सब लिखा हुआ आपको दिखेगा तो लगेगा कितनी बड़ी बात ये हो रही है, मैं पता नहीं समझ पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है, बस दाएं बाएं चीजें हो रही हैं। इन्हीं चीजों को दाएं बाएं करके आपको अपना मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है। इसको इतनी चीजें मैंने लिख दिया, एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था, है ना? बहुत ही सिंपल था। तो मैथमेटिक्स को आप इस नज़रिए से देखेंगे तो आपको डेफ़िनेटली मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप मैथ समझ पाएँगे। तो ये एक रेशियो मैंने समझाने की कोशिश की अपने वीडियो नंबर 1 में। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा। आज मेरा जो मेन उद्देश्य था बेसिकली आपसे इंटरैक्ट होने का और आपको पढ़ाने का, कि मैं आपको समझा सकूँ कि भैया इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? क्यों पढ़ते हैं? फ़ॉर्मूला जनरेशंस कैसे हुआ और आने वाले फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट हैं या गार्जियन हैं, जो भी इस वीडियो को देख के यहाँ तक पहुँच पाए हैं, मैं चाहूँगा आप सब बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जो सब्जेक्ट को देखने और समझने का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक डिफरेंट तरीका से बच्चों तक पहुँचे और अपनी पढ़ाई की वैल्यू वो समझें, ठीक है? कि उनकी पढ़ाई से क्या फ़ायदा होने वाला है और वो अपने देश को, अपनी दुनिया को क्या कॉन्ट्रिब्यूशन दे सकते हैं। इन सब बातों पे अगर चर्चा करेंगे, तभी हम एक अच्छा मैथ समझ पाएँगे और मैथ्स को और आगे ले पाएँगे। तो चलिए, ज़ीरो फियर मैथ में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और सब्जेक्ट को ऐसा आसानी से समझिए कि आपको कितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पूछे जाएँ, क्वेश्चंस पूछे जाएँ, आपके पास अगर बेस है, तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे पाएँगे। धन्यवाद। अगेन स्टूडेंट्स को प्रणाम। मैं यही बोलूँगा, प्रणाम स्टूडेंट्स को इसलिए करता हूँ कि वो फ्यूचर हैं, हमने तो कर लिया। थैंक यू।